तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो के लास्ट में देखा था जो ने उस बुढ़े को 2 दारू की बाटली पिला करके सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया था टांग क्लैन के बारे में। फिर इसी के साथ हमारा पिछला चैप्टर खत्म हो गया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे जो हमें बुढ़ऊ सैन के बारे में बताते हैं। कोई भी बंदा अगर अपने 50s में पहुंच जाता है तो वो अपने लाइफ को एक मिस फॉर्चून की तरह देखने लगता है, जैसे कि उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कठिन तरीके से बीती हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन टांग इनसेन सच में इतनी ज़्यादा कठिन लाइफ जिए हैं, ऐसा लगता है इनका लक भी इनके ऊपर हंस के चला गया है। एक पॉइजन आर्ट प्रैक्टिशनर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है कि वो लिमिटेड अमाउंट में पॉइजन और हिडन वेपन्स को अपने पास स्टोर करके रख सकता है, और वही इसके लिए एक डिसएडवांटेज वाली बात है। और इसी एडवांटेज को दूर करने के लिए टांग क्लैन सदियों से कोई ना कोई तरीका ढूंढे जा रहा है। टांग क्लैन की इतनी ज़्यादा मेहनत का फल उनको मिला भी, उनको एक तरीका मिला जिससे कि वो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और वो तरीका है अपने खून के अंदर ही पॉइजन को मिला लो, जिससे कि तुम पॉइजन बॉडी के स्टेट पर पहुंच जाओगे। लेकिन ये तरीका इतना ज़्यादा सिंपल तो नहीं है। जो भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते थे उनको बार बार फीवर हो जाता था। इतने ज़्यादा पेन को सहने के बावजूद अगर वो लोग डेली इस तरीके को रिपीट करते तो उनको ऐसा पेन का फेस करना पड़ता जैसे कि उनकी ऑर्गन्स पूरी तरीके से गल के ख़त्म हो रही है। इतने ज़्यादा पेन को झेलना, और वो भी 10 सालों तक, ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक उसके पास अनह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ हो और एक्सट्रीम विल पावर ना हो। इसके बाद यहाँ पे आती है एक और इशू, पैसा। इन सभी मेडिसिन के लिए जो एलिक्सर्स का यूज़ होता था वो बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है। इस वजह से टांग क्लैन जो कि इन सभी एलिक्सर्स को प्रोवाइड किया करती थी, उनके पास और कोई चारा नहीं बचा बहुत ज़्यादा ही कठिन स्टैंडर्ड्स रखने के अलावा, जिससे कि वो लोग अच्छे में सभी अच्छे कैंडिडेट को ढूंढ सके और उनको पॉइजन बॉडी की ट्रेनिंग दे सके। फिर इसके बाद टांग क्लैन ने जितने भी कैंडिडेट्स होते थे उनके नंबर्स को लिमिट कर दिया। हर एक जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांग इनसेन इन सभी कैंडिडेट्स में अपना नाम लाने में फेल हो गए, और जिनको पॉइजन बॉडी के कैंडिडेट के तौर पे चुना गया वो और कोई नहीं, इनके ही बड़े भाई थे जिनका कि नाम था टांग च्योनसेन और टांग जी सेन। लेकिन टांग इनसेन, जिनके प्रति हर एक की हाई होप्स थी और सब इनको प्रेज भी क्या करती थे, क्योंकि ये टांग क्लैन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन थे, लेकिन इनको कैंडिडेट्स के लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया क्लैन के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन हेवेंस को तो कुछ और ही मंजूर था। टांग इनसेन इसके बाद एक अभियान शुरू करते हैं पॉइजनस स्पाइडर को ढूंढने का, जो कि साउथर्न वाइल्डरनेस में रहता है, जिससे कि उनको मैजेस्टिक क्रिम्सन के लिए पॉइजनस स्पाइडर का इंग्रेडिएंट मिल सके, जो कि एक सिग्नेचर है टांग क्लैन के वॉयलेट पॉइजन का। लेकिन टांग इनसेन को जो मिला वो वेनमस स्पाइडर के बजाय मैन फेस स्पाइडर निकला। एक मैन फेस स्पाइडर तब बनता है जब एक पॉइजनस स्पाइडर को हज़ारों सालों के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, जिससे कि वो एक स्पिरिचुअल बन सके। इसके बाद उसका जो फेस होता है वो एक ह्यूमन के फेस के जैसा दिखने लगता है, जिसकी वजह से उसको एक मैन फेस स्पाइडर कहा जाता है। टांग इनसेन और वो ह्यूमन फेस स्पाइडर का जो फाइट था वो लाइफ और डेथ के बैटल में बदल गई, जो कि 3 दिनों तक चला। और इस फाइट के बीच में टांग क्लैन के जितने भी मार्शल मास्टर थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे, और टांग इनसेन खुद भी इतने ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे कि उनको रिकवर भी नहीं किया जा सकता था। वो खुद भी मरने ही वाले थे। टांग इनसेन की इतनी ज़्यादा बुरी हालत करने के बाद फाइनली मैनफेस स्पाइडर भी कोलैप्स हो ही गया। इसके बाद जब टांग इनसेन एकदम ही मौत की कगार पे थे तो उनका दांतें इंस्टिंक्टली हिली और बीस्ट के गर्दन में जा करके घुस गई, जिसकी वजह से ह्यूमन फेस स्पाइडर ने इतने सालों में जितना भी इंटरनल एनर्जी और पॉइजन की वाई अपने अंदर इकट्ठा किया था वो सारा का सारा इनके बॉडी में सीधा सीधा आ गया। और ये पूरा प्रोसेस लगातार 3 महीनों तक चला। इतने समय में
टांग इनसेन ने पॉइजन बॉडी के स्टेज को पार कर लिया और पॉइजन वॉल को ब्रेक थ्रू करने ही वाले थे, जिसके पीछे की पॉइजन बॉडी है। लेकिन उतने समय में टांग क्लैन के मार्शल मास्टर आ गए ये चेक करने के लिए कि उनकी एडवांस स्क्वाड जिंदा है कि नहीं है। अब जब वो लोग फाइट की जगह पे पहुंचे तो उन्होंने जो पहली चीज देखी वो थी टांग क्लैन के मार्शल मास्टर के कॉर्प्सेस, जो कि मैन फेस स्पाइडर के पॉइजन से डिकम्पोज हो चुके थे और वो इतना ज़्यादा डिकम्पोज हो चुके थे कि उनके ओरिजिनल शेप को भी रिकॉग्नाइज करना एकदम ही इम्पॉसिबल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ टांग इनसेन लोटस पोजीशन में बैठ रखे थे एक केव की सेंटर में। ये देखने के बाद उन सभी लोगों को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और टांग इनसेन के एल्डर ब्रदर ने सारा का सारा ब्लेम इसी के ऊपर डाल दिया। उनकी नज़रों में ये एक ऐसे घटिया पर्सन बन चुके थे जो कि मैनफेस स्पाइडर को क्लैन में ना ले आकर के उन्होंने खुद के लिए ही रख लिया और इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने यहाँ तक कि अपने ब्लड रिलेटेड लोगों को भी मार दिया और उनकी लाशें तक छुपा दी। टांग इनसेन ने इसके बाद बहुत बार उनको सच्चाई बताने की कोशिश की, ये बोल के कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जो वो पॉइजन वॉल को तोड़ने की स्टेज पे पहुंचे हैं ये पूरी तरीके से उनके आयरन फेट की वजह से हुआ है। लेकिन टांग इनसेन के इतने ज़्यादा बोलने के बावजूद किसी ने भी इनकी बातों को सुना तक नहीं। टांग इनसेन उन सभी लोगों के लिए एक ऐसे पर्सन की तरह बन चुके थे जो कि अपनी डिज़ायर्स के चक्कर में पूरी तरीके से पागल हो गया और अपने रिलेटिव्स को ही मार दिया और क्लैन के प्रॉपर्टीज़ को भी मोनोपोलाइज करने की भी कोशिश की। इसके बाद टांग क्लैन ने अपने सबसे ज़्यादा टैलेंटेड किन को एक अल्टीमेट पनिशमेंट दिया, एक एक्सकम्युनिकेशन। इन्होंने इतने समय में एब्सोल्यूट पॉइजन बॉडी के ऊपर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इनके काम को किसी ने भी एक्नॉलेज ही नहीं किया। फिर जब इनका एक्सकम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा हुआ तो टांग चियोन सैन, जो कि इनके बड़े भाई थे, उन्होंने पर्सनली एब्सोल्यूट वेनम ड्रैगन रोब को बनाया जो कि सिंबल था एब्सोल्यूट पॉइजन बॉडी का। फिर ये रोब टांग इनसेन को पहनाया और इनको क्राउलिंग करते हुए क्लैन से बाहर निकाल दिया, जबकि इनके अंगों के नसें तक कटी हुई थी। जो इतनी सारी कहानी बताने के बाद बोलता है, वाह, इन सभी कमीनों के पास क्या ही तो बढ़िया सी पर्सनालिटी है। फिर जो अपने मन में सोचता है, नो मैटर ये लोग अपनी जेलसी में कितने भी बड़े अंधे क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उनको अपने फेलो क्लैन मेंबर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था एक ट्रांसेंडेंट मार्शल मास्टर बनने के लिए जो कि पॉइजन वॉल तक को ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो इनके अंगों के नसें ही काट दी और इनको क्लैन से बाहर भी निकाल दिया। जो ये सोचने के बाद बुढ़ा हुसैन की तरफ देखता है, अपने मन में सोचता है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसे कौन से वर्ड कहूँ जिससे कि इनको थोड़ा सा कंफर्ट मिले। ये एक ऐसे बंदे हैं जो कि एब्सोल्यूट पॉइजन बॉडी के स्टेट पे पहुंचने ही वाले थे, लेकिन अंत में इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जो ये सोचने के बाद बुढ़ा हुसैन से बोलता है, एनीवे आप अभी भी इन सभी कपड़ों को क्यों पहन रखे हैं। बुढ़ा हुसैन इस पे बोलते हैं, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ये सिंबलाइज करता है बदनामी, उपहास, कपट और बिट्रेयल को। मेरे लाइफ की मीनिंग ही क्या रह जाएगी अगर मैं खुद को इन सभी क्लॉथ से भी फ्री कर लूँगा। तो ये बस एक ऐसी लौती चीज़ है जो कि टांग क्लैन ने मुझे परमिट किया है पहनने को। जो ये सुनने के बाद बड़े ही दुखी मन से बुढ़ा हुसैन की तरफ देखता है, फिर खड़े होकर के बोलता है, चलो चलते हैं आपके क्लैन में। बुढ़ा हुसैन बोलते हैं, मैंने तुमसे ये पहले ही कह दिया इसका कोई यूज़ होगा ही नहीं। जो बोलता है, क्या यूज़ नहीं होगा। बुढ़ा हुसैन बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कुछ करने की एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन ज़रा मेरी हालत की तरफ तो देखो। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको कि अपने क्लैन से ही बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा कुछ काम है ही नहीं जिसमें कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो बोलता है, नहीं, आप कोई ऐसे बंदे हैं जो कि बिना किसी हेजिटेशन के एक इतना बड़ा खतरनाक सा अटैक यूज़ कर दिया मेरे ऊपर बस अपने क्लैन के ओनर को बचाने के लिए। ऑल्दो मुझे ये करना पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप टांग क्लैन के रूमर्स के ऊपर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए एल्डर, आप अभी भी टांग क्लैन से बिलोंग करते हैं। बुढ़ा हुसैन जैसा ही जो के मुंह से ये बात को सुनते हैं, इनकी आंखों से तो
आंसू ही आ जाता है। फिर ये अपने मन में सोचते हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा बंदा होगा जो कि मुझे रिकॉग्नाइज करेगा। फिर ये अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोलते हैं जो से, बच्चे तुम ये ओल्ड मैन को पथेटिक दिखने पे मजबूर कर रहे हो। जो इसके बाद एक्साइटेड होते हुए बोलता है, चलिए फिर उनको दिखा देते हैं। बूढ़ा हुसैन बोलते हैं, उनको क्या दिखा देते हैं? जो बोलता है, चलिए उनको दिखा देते हैं, एक एक्सकम्युनिकेशन भी किसी एक मार्शल आर्टिस्ट के प्राइड और स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब जो कि ये बोलने के साथ ही हमें टांग क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स लगे रहते हैं। जहाँ जो इस नज़ारे को एक पहाड़ के ऊपर से देखते हुए बोलता है, वाओ ये कितना ज़्यादा वैनमस है, लेकिन किसको ही फ़र्क पड़ता है। बूढ़ा हुसैन बोलते हैं, क्या तुम अकेले ही टांग क्लैन से फाइट करने वाले हो? जो बोलता है, मेरा मेथड काम करता है, ये पहले ही वेरीफाई हो चुका है, तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी देर बाद ही आप भी इस मेथड को विटनेस करने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो ये बोलने के बाद स्वॉर्ड लेविटेशन को परफॉर्म करने के लिए अपने एनर्जी को गैदर करने के लिए बैठ जाता है। बूढ़ा हुसैन जैसे ही जो के ट्रू मार्शल एसेंस को देखते हैं, ये एकदम ही हैरान हो जाते हैं। फिर अपने मन में सोचते हैं, ये कितना बड़ा टैलेंटेड बंदा है, अपने इस छोटे से एज में इस लेवल तक पहुंच चुका है। अब जब जो अपने एनर्जी गैदर करने के प्रोसेस को ख़त्म कर लेता है, तो बूढ़ा हुसैन से बोलता है, आप मुझे बताइए टांग क्लैन के पैट्रियार्च को सबसे ज़्यादा दुखी कौन सा बिल्डिंग के कोलैप्स होने पे होगा? बूढ़ा हुसैन ये सुन के बोलते हैं, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? जो बोलता है, क्या आपके टांग क्लैन में ऐसा कोई रूम है जिसके अंदर क्लैन का सारा ट्रेजर स्टोर हो रखा हो, या फिर ऐसा कोई रूम जिसमें बहुत सारे हिडन वेपन्स हो? इन सभी बिल्डिंग्स में से वो कौन सा बिल्डिंग है, मुझे बताइए। बूढ़ा हुसैन बोलते हैं, अगर तुम टांग क्लैन के सबसे ज़्यादा प्रीसियस जगह की बात कर रहे हो, तो फिर वो मेरे हिसाब से वैनम ड्रैगन मैन्योर होगा। जो बोलता है, वैनम ड्रैगन मैनर, लेकिन वो क्यों? बूढ़ा हुसैन बोलते हैं, क्योंकि वहीं पर ही टांग क्लैन के लिए सारे के सारे पॉइजन और हिडन वेपन्स बनाए जाते हैं। जो ये सुनने के बाद अपनी नज़रों को दोहराता है और उन सभी बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग को देख करके बोलता है, क्या वो ही वैनम ड्रैगन पवेलियन है जिसका छत एक तलवार के नोक की तरह है? अब जो जैसे ही उस बिल्डिंग को फिगर आउट कर लेता है, वैसे ही अपने एनर्जी को तेजी में निकालता है। अब बूढ़ा हुसैन जैसे ही जो के इतने ज़्यादा डेंस किवाई को देखते हैं, एकदम ही हैरान हो जाते हैं। जो इसके बाद जैसे ही अपने मार्शल सोल को अपने स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है, बूढ़ा हुसैन तो ये देख करके भी हैरान हो जाते हैं। फिर ये अपने मन में सोचते हैं, क्या ये वही एब्सोल्यूट मार्शल सोल है जिसके बारे में कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सुना ही है अब तक? अब हम जो की तरफ आते हैं, जहाँ पे इतनी देर में उसने स्वॉर्ड के अंदर किवाई भर दिया था और उस स्वॉर्ड को उस बिल्डिंग के ऊपर भेज दिया था। बिल्डिंग की सिक्योरिटी जैसे ही क्यूआई स्वॉर्ड कंट्रोल को देखती हैं, वो एकदम ही हैरान हो जाती है, लेकिन उनको संभलने का मौका नहीं मिलता और उनके ऊपर स्वॉर्ड ऑफ बाउंडलेस फेरामेंट डुओ स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है। बूढ़ा हुसैन ये डिस्ट्रक्शन को देख करके अपने मन में सोचते हैं, एब्सोल्यूट पॉइजन बॉडी, एक ऐसा स्टेट जहां तक पहुंचने का मैं सपना देखता हूं, क्या ये यंग मैन उस स्टेट के एकदम ही बराबर पे है? इसके बाद हमें उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि अटैक के बाद पूरी तरीके से टूट के नीचे गिरे जा रही होती है और आसपास की सिक्योरिटी ये देख करके पूरी तरीके से पैनिक हो चुकी होती है। बूढ़ा हुसैन इसके बाद जो की तरफ देख करके सोचते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे दिल के अंदर एक पैशन की नई आग उठ चुकी है। वैनम ड्रैगन मैनर को बर्बाद करने के बाद जो अपने स्वॉर्ड को दोबारा से बुला लेता है अपने पास। फिर बूढ़ा हुसैन से बोलता है, वैनम ड्रैगन मैन्योर तो गया, अब दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सी है? बूढ़ा हुसैन ये सुन के सोचते हैं, मुझे सच में अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है इस जैसा एक यंग मैन ये करने के भी कैपेबल है। द एब्सोल्यूट वन, क्या ऐसा हो सकता है यही बंदा एक लिविंग एग्जाम्पल है एक ग्रेट व्यक्तित्व का? बूढ़ा हुसैन ये सोचने के बाद बोलते हैं, हमारा लिस्ट की अगली जगह है पवेलियन ऑफ इटर्नल मिस्ट्री, जहाँ पर कि क्लैन का सारा हिस्ट्री और सीक्रेट आर्ट को स्टोर करके रखा हुआ है। जो ये सुन के एकदम हंसते हुए बोलता है, अच्छा वो जगह है क्या, फिर तो मुझे उसके बारे में पता है। लेकिन तभी अगले ही पल रुक जाता है और आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए सोचता है,
जबकि मेरा पहला अटैक इनके लिए एक सरप्राइज़ अटैक था, तो फिर वो लोग मेरे क्यूआई स्वॉर्ड कंट्रोल में जो टेक्निक थी उनको वो लोग एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन चीज़ें दूसरी बार में अलग हो सकती है। आफ्टर ऑल टांग क्लैन जियांगू के 5 ग्रेट क्लैन्स में से एक क्लैन है। अगर मैं उनके ऊपर दोबारा से अटैक करूँगा तो उनके डिसाइपल मेरे अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार रहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग ये रिकॉग्नाइज़ कर ले कि ये नैनगोम की स्वॉर्ड क्यूआई कंट्रोल टेक्निक है जो कि जो क्लैन के आयरन स्वॉर्ड से बंधी हुई है। और अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि मैं खुद ही डिज़ास्टर को इनवाइट कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ इंटरनल एनर्जी और मेंटल पावर और इंटेंट का जितना बड़ा अमाउंट एक बार हेवनली मीटियोर स्वॉर्ड को यूज़ करने में यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं इसको रेकलेसली यूज़ भी नहीं कर सकता। ऐसे कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। मेरी जो नेगोशिएशन स्ट्रेटजी थी जिसमें कि मैं अपने क्यूआई स्वॉर्ड कंट्रोल को इधर उधर हवा में घुमाता और तबाही मचा करके जितनी जल्दी हो सकता है इतनी जल्दी अपने गोल को अचीव कर लेता, इसकी एफिशिएंसी जांगसी में पहले ही प्रूव हो चुकी है। अगर मैं वैसा ही इनके भी साथ करूं और इनको भी धमकी दूं कि मैं सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद कर दूंगा, तो फिर क्या ये लोग हेवनली आइस स्पिरिट को मुझे हैंड ओवर कर देंगे? लेकिन फिर भी इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अलग है जब मैंने डार्क हेवन एसोसिएशन पर अटैक किया था उससे। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं 5 ग्रेट क्लैन्स में से एक क्लैन के ऊपर नैनगोम क्लैन के मार्शल आर्ट का यूज़ करते हुए अटैक करूं। ये सच में बहुत ज़्यादा ही बेकार बात है कि मैंने जो सिचुआन में मेथड यूज़ किया था वो मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। जो कोई यूँ सोचता देख करके बुढ़ऊ सैन बोलते हैं, क्या हुआ, यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या? जो बोलता है, नहीं कुछ सीरियस तो नहीं है, आप मुझे पहले तो एक अच्छे से इन में लेकर के चलिए पास वाले। बुढ़ऊ सैन इनके बारे में सुन के बोलता है, तुमने अचानक से इनके बारे में क्यों पूछा? जो बोलता है, मुझे सबसे पहले तो अपने थॉट्स को सॉर्ट आउट करना है। अब इसके बाद हमें मुरीम अलायंस के टेक्टिकल डिवीज़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुरीम अलायंस का हेड एडवाइज़र जीगल चैन हुई एक डॉक्यूमेंट को पढ़ के बोलता है, ये छुटका कमीना योंग, इसको वहाँ पे भेजा गया था उनके द्वारा फैलाए गए मैस को ठीक करने के लिए, लेकिन ये तो खुद ही वहाँ पे जा कर के मिल गया। लेकिन अब ये तो जांगसी से रिटर्न आने के लिए भी मना कर रहा है और अपने इनर कोर्ट मास्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी छोड़ रखा है। मुझे इस कमीने को अभी का अभी मारना है। और इसने ये क्या बकवास लिखी है, ये चाहता है हमारे क्लैन का जितना भी गोल्ड है वो सारा का सारा हम जांगसी में भेज दें। क्या ये हमारे क्लैन के सारे वेल्थ को एक सिंगल मर्चेंट ग्रुप के अंदर ही डाल देना चाहता है? क्या सच में जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो परफॉर्मेंस है जांगसी में वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है? क्या इसने सच में पोयन लेक की आधी से भी ज़्यादा ज़मीन को अपने अंडर में ले लिया है जो कि टेरिटरी हुआ करता था डार्क हेवन एसोसिएशन का? और ये डार्क हेवन एसोसिएशन वाले जितने भी लोग थे उन लोगों ने ऐसा होने भी कैसे दिया? वो लोग तो गोल्ड के लिए एकदम ही पागल थे, वो पैसों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग अपनी सभी चीज़ों को किसी दूसरे के साथ शेयर करें। लेकिन अगर ये सारी की सारी बातें सच में सच है तो फिर वो जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो चेयरमैन है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो स्पेशल बात होगा जिससे कि इसने उन सभी लोगों को अपने टेरिटरी को ही छोड़ने पे मजबूर कर दिया, भले ही इसके लिए उसने फोर्स का यूज़ किया हो या फिर नेगोशिएशन का। और अगर यहाँ पे रही बात डार्क हेवन सोसाइटी के लीडर की, तो फिर उसके पास अगर एक अच्छा सा रीज़न नहीं होगा तो फिर वो लोग ऐसा करते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे उससे भी बड़ी बात है नैनगोम क्लैन का कॉलिजन। मैंने ये पहले से ही सुन रखा है जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रोटेक्शन के अंडर आता है नैनगोम क्लैन के। अगर इस लेटर में जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी सच में सही है तो इसका मतलब ये नहीं है ग्रेट नैनगोम क्लैन एक सिंगल मर्चेंट की पावर की हेल्प से आनुही से बाहर गया है और जांगसी के आधे से ज़्यादा जगहों पे कब्जा लिया है। अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो जल्दी ही नैनगोम क्लैन एक क्लैन के बजाय एक एसोसिएशन या फिर अलायंस भी कहलाएगी। अगर ऐसा सच में हो जाता है तो ये मैटर हमारे अलायंस के कंट्रोल से भी बाहर चला जाएगा। काउंसलर ये सोचने के बाद एक बंदे से बोलता है, उन सभी न्यूज़ के बारे में क्या जो कि सिल्वर वो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के पास से आना था? काउंसलर की बात पे वो बंदा बोलता है, हमें उनसे अभी भी एक भी चीज़ें रिसीव नहीं हुई है। काउंसलर ये सुनने के बाद सोचता है यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे सही नहीं लग रहा।
ये सोचने के बाद काउंसलर अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है मुझे अलायंस लीडर के पास जाना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें टांग क्लैन का दोबारा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही टूटे हुए बिल्डिंग के पास टांग क्लैन के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो खड़े हो रखे होते हैं, जहाँ पे टांग क्लैन का ग्रैंड पैट्रियार्च टांग चियोनसेन बोलता है क्या वो एक एक्सप्लोजिव था। इसके बाद हमें एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि टांग क्लैन का पैट्रियार्च होता है जिसका नाम होता है टांग मूहो, जो कि बोलता है अगर ये सच में एक एक्सप्लोजिव होता तो फिर उसके कुछ ना कुछ तो ट्रेसेस बचे रहते ना, लेकिन हमें तो यहाँ पे एक भी एक्सप्लोजन का मार्क मिला ही नहीं। ग्रैंड पैट्रियार्च ये सुन के बोलता है तो फिर ये कोई एक्सप्लोजिव नहीं था। अगर सच में ये एक्सप्लोजिव नहीं है तो फिर ऐसी एक ही सिंगल चीज़ है जो कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को होल्ड करती है, वो जरूर से ही इनहेंस्ड क्यूआई होगा। इसका मतलब ये है ये जो भी बंदा ब्रेक थ्रू करके यहाँ पे आया है उसकी पावर जरूर से ही हेवनली डिमोनिक पैलेस के लीडर के बराबर की होगी, लेकिन फिर भी हमारे किसी भी मेंबर ने उसको देखा क्यों नहीं। नो मैटर उसकी डिमोनिक आर्ट्स कितने भी इनक्रेडिबल क्यों ना हो, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी आसानी से अंदर भी आ गया और बाहर भी चले जाएगा बिना किसी के द्वारा डिस्कवर हुए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये काम किसी स्पाई ने किया हो, लेकिन अब तक तो हमारे क्लैन में कोई भी स्पाई मिला ही नहीं। ग्रैंड पैट्रियार्च फिर पैट्रियार्च से पूछता है हमें कितना डैमेज हुआ। पैट्रियार्च बोलता है थोड़ा सा, हमारे जितने भी कंप्लीट पॉइजन थे उन सभी को हमने सिल्वर बोटल्स में स्टोर करके रखा हुआ था और जो टूटे उसमें बस पॉइजनस वाटर ही रखा हुआ था जिसको कि यूज़ किया जाता है मैजेस्टिक क्रिंसन बनाने में। अभी के लिए बस हमें इतना करना है कि हमें वेनम ड्रैगन मैन्योर को दोबारा से बनाना है। ग्रैंड पैट्रियार्च बोलते हैं हमें सारे पॉइजन प्रैक्टिशनर को अभी के अभी गैदर करना पड़ेगा। पैट्रियार्च बोलते हैं अगर हमारे क्लैन में सच में कोई स्पाई है तो हमें उससे सीक्रेट में डील करना चाहिए, मैं इसका ध्यान रख लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड पैट्रियार्च बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फादर के ऑर्डर्स को डिसोबे करने की। ग्रैंड पैट्रियार्च के इस बात पे पैट्रियार्च इसके बारे में सोचता है ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास की बिल्कुल भी टैलेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। ये एक ऐसे लौते बंदे थे जो कि अपनी जवानी के टाइम पे अपने छोटे भाई पे जो कि क्राउल करते हुए जा रहा था उसको एब्सोल्यूट वेनम रोब पहनाया और उसके ऊपर जम के हंसा। इसके बाद जब ये क्लैन के पैट्रियार्च बने तब भी इनका एक्शन कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। ये अपने फॉलोअर्स के प्रति या तो एक्सट्रीम फेवरेटिज्म रखते थे या फिर एक्सट्रीम कट्टरता, और इसके ऊपर भी इन्होंने काउंसिल एल्डर्स के ओपिनियंस तक को मानना छोड़ दिया और इन्होंने बहुत सारे कॉन्क्यूवाइंस भी बनाए और इसके साथ ही क्लैन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको अपनी मर्जी से खर्च करने लग गए। इनके इन सभी कांडों का नतीजा निकला टांग चियोनसेन को काउंसिल एल्डर्स के द्वारा फोर्सफुली पैट्रियार्च के पोजीशन से निकाल दिया गया। इसके बाद ये हमारी पूरी टांग क्लैन की हिस्ट्री में एक ऐसे काले धब्बे की तरह बन गए जो कि सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए पैट्रियार्च के पोजीशन को होल्ड किया था। इनके साथ ये सभी की सभी चीज़ें हुई बस इनकी सेंस ऑफ इन्फेरिटी की वजह से। इसके बाद इनके पास पोजीशन आई ग्रैंड पैट्रियार्च की जो कि हमारे क्लैन का एक ऑनररी पोजीशन है। ग्रैंड पैट्रियार्च के पोजीशन की वजह से इनके पास ये अधिकार है कि ये हर एक काम में अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। ग्रैंड पैट्रियार्च के पोजीशन पर रहते हुए ये एक ऐसे किंग की तरह एक्ट करते हैं जिसको कि उसकी प्रजा नहीं छोड़ करके चली गई हो। अपने बाप के बारे में इतनी सारी बातें बताने के बाद पैट्रियार्च बोलता है मैं कैसे एक क्लैन के लीडर होने की वजह से अपने ही ब्लड रिलेटिव्स और सबऑर्डिनेट्स के ऊपर शक कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर वो सभी लोग जिन्होंने कि हमारे क्लैन को फॉलो किया है उन सभी लोगों की लॉयल्टी और मोरल हमारे क्लैन के ऊपर से गिर जाएगी। पैट्रियार्च के बाद पे इसका बाप बोलता है तू कमीने हमारे सारे डिफेंसेस को तोड़ करके वो बंदा दिन दहाड़े हमारे क्लैन के सबसे बीच वाले बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके चला गया। अगर हम इस मैटर को प्रॉपरली रिसॉल्व नहीं करेंगे तो फिर ऐसी चीज़ें दोबारा से ही होती रहेंगी। अगर तुम सच में अपने ही ब्लड रिलेटिव के क्रिटिसिज्म से डरते हो और काउंसिल एल्डर्स के नतीजों से घबराते हो तो फिर तुम किस तरीके से अपने आप को एक पैट्रियार्च कह सकते हो। अपनी बाप की ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च भी गुस्सा आ जाता है। फिर ये अपने मन में सोचता है मैं इनकी अथॉरिटी को लेकर के ऑब्सेशन के पीछे और ज़्यादा नहीं रह सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पैट्रियार्च ये सोचने के बाद अपने पास से एक टोकन निकालते हुए बोलता है आपने मेरे पास और कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं, मैं 5 वेनम टोकन का यूज़ करते हुए पॉइजन प्रैक्टिशनर के समन को खारिज करता हूँ।
पैट्रियाच की बात सुन के इसका बाप चिल्लाते हुए बोलता है, तू कमीने बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू अपने ही फादर के खिलाफ जा रहा है इस 5 वेनम टोकन का यूज़ करके। ग्रैंड पैट्रियाच की बातों को सुन के आसपास के मेंबर आपस में बातें करने लगते हैं, आखिर कैसे ये 5 वेनम टोकन के ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हैं जबकि इन्होंने टांग क्लैन के वेनम ड्रैगन रो को पहन रखा है। ये बिल्कुल ही ऐसा है जैसे कि ये बिल्कुल ही मना कर रहे हैं कि ये कोई टांग क्लैन के मेंबर है ही नहीं। आसपास के लोगों की बातें सुनने के बाद पैट्रियाच ऑर्डर दे देता है अपने बाप को पकड़ने का। इस पर कि कुछ लोग ग्रैंड पैट्रियाच को पकड़ लेते हैं। ग्रैंड पैट्रियाच ये देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे पकड़ने की। इसके बाद पैट्रियाच के पास एक बंदा आता है और बोलता है, सर यहाँ पे कुछ है जो कि मुझे आपको रिपोर्ट करनी है। पैट्रियाच बोलता है, बताओ क्या है। वो बंदा बोलता है, ये उसके बारे में है। पैट्रियाच बोलता है, अब बोल भी दे किसके बारे में है। वो बंदा बोलता है, एल्डर पॉइजन इंसेक्टर, नहीं मेरा मतलब टांग इनसैन यहाँ पे आए हैं। अब भाई जैसे ही उस बंदे के मुंह से पॉइजन इंसेक्टर का नाम सुनता है ये ग्रैंड पैट्रियाच की सुलग जाती है। इसके बाद ये उस बंदे पे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक एक्सकम्युनिकेट कर दिए गए कमीने को पॉइजन इंसेक्टर कहने की। क्या तुम लुक डाउन करने की कोशिश कर रहे हो टांग क्लैन के हायरसी और रेगुलेशंस को। ये सुनने के बाद वो बंदा भी बोलता है, मैंने एक बहुत ही खतरनाक सा सीन कमिट कर दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन भाई उस बंदे की माफ़ी मांग लेने के बावजूद ये जल कुकड़ा एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें खुद से सिखाता हूँ टांग क्लैंस के रूल क्या है। पैट्रियाच ये देखने के बाद इस चूतिए को पकड़ने वाले लोगों से बोलता है, क्या तुम इसकी तरफ ध्यान नहीं देने वाले हो। इस पर कि वो लोग भी बड़े ही तेजी में जाते हैं और ग्रैंड पैट्रियाच को पकड़ लेते हैं। ग्रैंड पैट्रियाच इस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कमीने के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो ग्रैंड पैट्रियाच के ऊपर। तुम्हें सबसे पहला काम जो अभी करना चाहिए वो है कि वो एक्स कम्युनिकेट किए हुए बंदे को हमारे टांग क्लैन की जगह से जल्दी से किक आउट करके भगा दो और मेरे को सबसे पहले तो यहाँ से छोड़ो। पैट्रियाच तभी उस बंदे से बोलता है, ठीक है मैं मिलूंगा अंकल से। इस बात को सुनते ही इसका बाप एकदम खतरनाक सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, पैट्रियाच ये बिल्कुल भी सोचने के लायक ही नहीं है कि आप कैसे एक एक्सकम्युनिकेट कर दिए गए बंदे को अपने क्लैन में दोबारा से वापस लेकर के आ रहे हैं। पैट्रियाच उस बंदे से बोलता है, जल्दी से उनको मेरे सामने लेकर के आओ। वो बंदा बोलता है, अभी लाया सर जी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ा हुसैन और जो की भी टांग क्लैन में एंट्री हो जाती है, जहाँ पे बूढ़ा हुसैन आसपास के नज़ारे को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, पहाड़ों को काट काट करके सीढ़ी नुमा खेती को बनाना जहाँ पर कि पॉइजन प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है। वुडन स्मोक ग्राउंड जहाँ पर कि जितने भी पॉइजन प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि पॉइजन ट्रेनिंग से बाहर आते हैं वो अपने शरीर को डिसइंफेक्ट करते हैं स्मोक के द्वारा। दीवार की छाया में उतने आरामदायक काई से लेकर के उसके नीचे खिल रहे फूल तक डेकेड्स बीत गए, लेकिन सारी की सारी चीज़ें एकदम ही सेम हैं। आखिर कितना लंबा समय हो गया जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था। तो बूढ़ा हुसैन की ये सोचने के साथ ही ये लोग चलते चलते पैट्रियाच के सामने आ जाते हैं। ग्रैंड पैट्रियाच बूढ़ा हुसैन से बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ पे आने से पहले सोच क्या रहे थे और तुमने अभी भी वो रोब क्यों पहन रखा है। बूढ़ा हुसैन इस पे बोलते हैं, ये वही सारे कपड़े हैं जो कि तुमने खुद से मेरे लिए बनाए थे, तो फिर मैं इसको कैसे यूं ही फेंक सकता हूं जबकि ये तुम्हारे लव को रिप्रेजेंट करता है जो कि तुम्हारे छोटे भाई के लिए है। बूढ़ा चैन के इस जवाब पे ये सुलगा हुआ कोयला तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बूढ़ा चैन बोलते हैं, एनीवे मैं यहाँ पे एक टांग क्लैन के मेंबर की तरह नहीं आया। ग्रैंड पैट्रियाच बोलते हैं, तो फिर किस लिए आया है। जो ये सुनते ही तेजी में आगे जाता है और बोलता है, आप कैसे हैं, मैं हूँ जो हुआई, जो क्लैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। आप लोगों से मिलना मेरे लिए एक ऑनर की बात है। पैट्रियाच जो क्लैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम सुनता है, जो की तरफ पलट के एक बार के लिए तो देखता है, लेकिन फिर पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए बूढ़ा हुसैन से बात करते हुए बोलता है, अंकल आप इतने समय तक कहाँ पे थे। आपको पता भी है हेवनली पॉइजन एजेंसी के जितने भी डिसाइपल हैं आपको ढूंढने के लिए कितनी मशक्कत की है। ये सुन के ये जल कुकड़ा अपने मन में सोचता है, मुझसे ये मत कहना हेवनली पॉइजन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इलाइट डिसाइपल इसको एडमायर करते हैं, इस कमीने को। मैंने इसकी रेपुटेशन को गायब करने के लिए भले ही कितनी भी मेहनत क्यों ना करी हो, वो सारी की सारी मेहनत एकदम ही बर्बाद गई, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला। ग्रैंड पैट्रियाच ये सोचने के बाद उन दोनों बंदों से बोलता है, मुझे जाने दो, क्लैन के रेगुलेशन के हिसाब से तुम्हें अभी जिसको अरेस्ट करना चाहिए वो एक्सकम्युनिकेशन वाला बास्टर्ड है, ना कि मुझे।
जो ये देखने के बाद एकदम चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलता है, ये अच्छी बात है कि ये अभी के टाइम पे टांग क्लैन के एक मेंबर की तरह यहाँ पे नहीं आए। ग्रैंड पैट्रियार्च ये सुनने के बाद एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तू जैसा एक मर्चेंट को तो टांग क्लैन के अंदर आने देने की परमिशन तक नहीं है, सबसे पहले तो तू यहाँ से गायब हो जा। जो उस पर उसी सरकाज़म में बोलता है, इन सभी चीज़ों को छोड़ भी दो, तुम तो कोई पैट्रियार्च भी नहीं हो। इसके बाद पैट्रियार्च भी जो की तरफ ध्यान देता है, जहाँ पे जो बोलता है, मैं आपके क्लैन से आयरन ओर्स को खरीदना चाहूँगा। इसके बाद जो हमें बताता है, ये जो सिचुआन की जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी की सारी आयरन ओर्स से भरी पड़ी है। यहाँ पे चारों तरफ ओपन पिट माइंस और अच्छी क्वालिटी के ओर्स इस पूरे प्रोविडेंस में फैले हुए हैं। ओरिजिनली जितनी भी माइंस होती हैं उन सभी को इंपीरियल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इस सिचुआन की उबड़ खाबड़ ज़मीन की वजह से और चेंडू से माइंस की दूरी की वजह से ज़्यादातर माइंस की ओनरशिप टांग क्लैन को हैंड ओवर कर दी गई है। अब पैट्रियार्च जो की बातों पे बोलते हैं, इम्पॉसिबल, हम कभी भी आयरन ओर्स और इंगट्स को किसी भी मर्चेंट को नहीं बेचते। तुम अभी के लिए वापस जा सकते हो। हमारा लंबे समय से ये प्रिंसिपल रहा है, हम जितने भी आयरन ओर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल फैमिली और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को ही सप्लाई करते हैं। जो ये सुनने के बाद बोलता है, वाह कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज बात है। फिर अपने पास से हर एक ताले की चाबी लाल किताब निकालता है, फिर उसको पढ़ते हुए बोलता है, पिछले साल मिड ऑटम के फेस्टिवल के टाइम पे तुमने 2000 फिनिश्ड आयरन सॉर्ड और 42 टन स्टील इंगट्स के मुरीम अलायंस को ट्रांसपोर्ट किया। जरा इसकी तरफ तो देखो, यहाँ पे 5400 किलोग्राम आयरन सॉर्ड शाओलिन को ट्रांसपोर्ट किया। और क्या तुम मर्चेंट ग्रुप्स के साथ भी ट्रेड करते हो क्या? 15,642 स्टील इंगट्स डूजिन जियान के रेड टाइगर मर्चेंट ग्रुप को बेचा गया। वाह क्या बात है। पैट्रियार्च जो की बातों को सुन के अपने मन में सोचता है, हमारे जो बिजनेस हुए थे रेड टाइगर मर्चेंट ग्रुप के साथ वो हाईली कॉन्फिडेंशियल था, तो फिर इसको कैसे पता चला? सरप्राइजिंगली इसको ट्रेड के बारे में तो पता है, लेकिन इसको इतना तक पता है कि हमने कितनी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड किया है। पैट्रियार्च ये सोचने के बाद सीधा जो के मुंह पे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई भी ट्रेडिंग नहीं की किसी के साथ। जो ये सुनने के बाद हमें बताता है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सिचुआन के एक लोकल इंफॉर्मेशन डीलर से मुझे मिला, और वो भी बहुत ज़्यादा ही हाई प्राइस में, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को निकालने में इन्फॉर्मेंट्स की जान भी दाव पे लगी हुई थी। इस वजह से ये प्रोबेबिलिटी कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है वो एकदम ही ज़ीरो है। जो ये सोचने के बाद पैट्रियार्च से बोलता है, क्या आप इसके बारे में क्यूरियस नहीं है कि ये कांड किसने किया है? पैट्रियार्च बोलता है, क्या? जो इस पे एकदम एक्साइटेड होते हुए बोलता है, चलिए ठीक है, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप मेरे साथ ट्रेड करेंगे तो फिर मैं आपको ये कांड करने वाले की आइडेंटिटी के बारे में बता दूंगा। बूढ़ा हुसैन जैसा ही जो की बातों को सुनते हैं, ये परेशान होते हुए अपने मन में सोचते हैं, इस भड़वे को पता ही नहीं है कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक होनी चाहिए, ये कुछ भी बकना शुरू कर दे रहा है। पैट्रियार्च जैसे ही जो की बातों को सुनता है, वो आंखों में ही अपने सोल्जर्स से बात करता है, फिर वो सोल्जर्स जो को पूरी तरफ से घेर लेते हैं। जो ये देख करके बोलता है, आखिर आप इस बार क्या करना चाहते हैं? पैट्रियार्च जो की बातों को सुनने के बाद एकदम सीरियस होकर के बोलते हैं, ये फैक्ट वाली बात है कि तुमने जैसे ही बर्बाद हुए वेनम ड्रैगन मैन्योर को देखा, वैसे ही इसको बर्बाद करने वाले बदमाश के टॉपिक को लेकर के आ गए। इसका मतलब ये है कि तुम दो तरीके के आदमी हो सकते हो। पहला, तुम जरूर से ही अपने फियर को तो भूल ही चुके होगे कि तुम टांग क्लैन के कोर्टयार्ड में खड़े होकर के यूं ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो। हमें जो कि भाई दूसरी कंडीशन तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन बूढ़ा हुसैन बोलते हैं, पैट्रियार्च मैं आपसे ये डायरेक्टली कहना चाहूँगा। पैट्रियार्च बोलते हैं, कहिए क्या है अंकल? बूढ़ा हुसैन बोलते हैं, आप जो क्लैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में क्या सोचते हैं? ये हर एक महीने 3 टन से भी ज़्यादा स्टील ओर्स का ट्रेड करते हैं, और आप तो प्राइस के बारे में चिंता मत ही ना कीजिएगा, ये आपको अभी के मार्केट प्राइस के हिसाब से दोगुना दाम देंगे। पैट्रियार्च जैसे ही बूढ़ा हुसैन की बात सुनते ही अपने मन में सोचते हैं, 3 टन से भी ज़्यादा आयरन ओर्स, और वो भी हर एक महीना। अगर हम इसको आयरन ओर्स को सप्लाई करेंगे तो हमें जितना भी अमाउंट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को सप्लाई करने से प्रॉफिट होता है, तो उसका 10 गुना फ़ायदा हमें होगा। और इसके ऊपर भी ये हमें दुगना प्राइस देने को तैयार है मार्केट प्राइस के हिसाब से। अगर मैं क्लैन को मैनेज करने के हिसाब से देखूँ तो फिर ये डील एक ऐसे हनी की तरह है जो कि पूरी तरह से स्वीट ही स्वीट है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट का जो
रेड होगा, गवर्नमेंट के अटेंशन को अवॉइड किए बिना तो हो ही नहीं पाएगा। बूढ़ा हुसैन इसके बाद बोलते हैं, जनरल सियाचिन सियान को समझाना ये पूरी तरीके से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपका इसमें कुछ नहीं करना है। पैट्रियाट जैसे ही बूढ़ा हुसैन की बात सुनता है, ये एकदम ही हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है, मिंग एम्पायर का ग्रैंड जनरल जियासिन सियान, उसको कन्वेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जैसे एक छोटे से मर्चेंट ग्रुप ले रहा है, जो कि हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी रखता है सिचुआन प्रोविडेंस में। बूढ़ा हुसैन बोलते हैं, इसके कदम पहले से ही उठाए जा चुके हैं। ये यंग मैन सच में कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन ग्रेट जनरल जियासिन सियान को अपने ओल्डर ब्रदर में नहीं बदल सकता, लेकिन इस बंदे ने इस काम को बस 30 मिनट के एक कन्वर्सेशन के साथ ही करके दिखा दिया। इसके बाद ऑथर हमें बताता है, जब जो हुआई जनरल जियासिन सियान को अप्रोच करने के लिए गया तो इसको पता चला जनरल जियासिन सियान को इंटरेस्ट है एंसेंट डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने का, जो कि सेन डायनेस्टी के पीरियड से होती हो। इसके बाद जो ने अपनी बुद्धिमानी को दिखाया और अपने नॉलेज का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए उस पीरियड की कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बताया। जो हुआई के नॉलेज को देख करके जनरल ने भी इसको प्रेज किया, क्योंकि इसकी जो नॉलेज थी वो इंपीरियल एकेडमी के जो स्कॉलर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा थी, जो कि बस इधर उधर की ही बातें करना बस जानते हैं। इसके बाद जो हुआई ने जो जनरल की तारीफ की, वो तो ऐसा था जैसे बातों को तो पूरा चीनी में ही डुबा करके पेश किए जा रहे हैं। फिर लास्ट में इसका रीजनेबल रिक्वेस्ट आया। दूसरी तरफ जनरल भी जो कि बातों से एकदम ही प्रभावित थे। फिर जो ने एक और काम किया, उसने बहुत सारे सेल स्लिप जनरल के हाथों में थमा दिया बिना आंख को झपकाए हुए। रिजल्ट में जनरल जियासिन सियान उन सभी पेपर्स को अपने हाथों में पकड़ के फ्लैक्स करते हुए हंसते हुए बोले, ये सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है जब तुम्हारे पास एक छोटा भाई हो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। इस सिचुएशन की डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि किस तरीके से कोई बंदा अपनी सिचुएशन को किसी दूसरे से बदल सकता है। अब इतना सारा डिस्क्रिप्शन के बाद हम जो पे आते हैं, जहाँ पे वो बोलता है, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सच में फाइनलाइज होने को जा रहा है तो मैं फ्रेंडशिप के टोकन के तौर पे थोड़ा सा अमाउंट हेवनली आइस स्पिरिट का लेना चाहूँगा। पैट्रियाट जैसे ही जो के मुंह से हेवनली आइस स्पिरिट का नाम सुनता है, ये गुस्से में अपने मन में सोचता है, हेवनली आइस स्पिरिट हमारे टांग क्लैन के लिए एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ट्रेजर है, जिसका कि इस्तेमाल बहुत सारे पॉइजन्स को बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल भी है। और ये बंदा उस जैसे एक प्रीसियस ट्रेजर को फ्रेंडशिप के एक टोकन की तरह लेना चाहता है। अगर इसको पता चला टांग क्लैन ने हेवनली आइस स्पिरिट को मुरी मलाइन से लेने के लिए कौन सी चीज़ सेक्रीफाइस की है, तो फिर क्या तब भी ये सारी बातें इसके मुंह पे रहेंगी? पैट्रियाट ये सोचने के बाद जो से बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा फ्रेंडशिप का टोकन क्या होगा रिटर्न में? इस पर कि बूढ़ा हुसैन पीछे से बोलते हैं, सिचुआन में टांग क्लैन 400 सालों से रह रहा है। पैट्रियाट जैसे ही ये सुनता है, ये हैरान होते हुए बोलता है, क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? बूढ़ा हुसैन बोलते हैं, सिचुआन ब्रांच में जो हेवनली डीमन कासल है उसकी बर्बादी, ये फ्रेंडशिप का टोकन होगा जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। पैट्रियाट इसके बाद गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, अंकल क्या आप सच में पागल हो चुके हैं? अगर इसको अचीव करना अगर इतना ही ज़्यादा आसान होता तो फिर किस वजह से हमारा टांग क्लैन पिछले 400 सालों से अपने खून को बहाए जा रहा है? जो इस पर की बोलता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं अपनी खुद की जस्टिफिकेशन और बिलीफ की वजह से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर वो किस बिलीव की वजह से डिवाइन डॉक्ट्राइन को फॉलो करके यहाँ पर आ गए? नहीं, मेरा मतलब वो डिमोनिक कल्टिस्ट यहाँ पर क्यों गैदर हुए सिचुआन में ही? जो ये बोलने के बाद हमें बताता है, सिचुआन में जो हेवनली डीमन कासल है वो बस और बस यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए आ रखे हैं। इनको कोई भी यहाँ पे डिमोनिक एक्टिविटी करना है ही नहीं। इस वजह से डिमोनिक कल्ट के यहाँ पे होने का कोई पॉइंट है ही नहीं, जबकि इसका हेडक्वार्टर जो कि सिंगजियान में है, जहाँ पर कि इसका बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर ये लोग ना रह करके वहाँ से इतना दूर सिचुआन में आकर के 400 सालों से रह रहे हैं, जबकि उनको इससे कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। अब जब ये बात हर कोई जानता है कि उनको हमसे कोई मतलब है ही नहीं, वो बस हमें यहाँ पे इग्नोर करने के लिए आ रखे हैं, वो हम पे जरा सा ध्यान देते भी नहीं हैं। पैट्रियाट इस पे बोलते हैं, वो लोग दोबारा से ज़रूर से ही एडवांस करेंगे। उन लोगों का मानना है सिचुआन का सन दोबारा से राइज होगा और हेवनली डीमन रिटर्न आएगा।
उनके लिए ये जो सिचुआन की जगह है वो हेवनली डीमन के रिटर्निंग के लिए लॉन्च पैड की तरह है। इस वजह से वो लोग इतने समय से अपने खून को बहाए जा रहे हैं। जो इस पे बोलता है तो फिर क्यों सिचुआन ही उनका लॉन्च पैड है जबकि किंग हाई भी हो सकता था। क्या ये उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा अगर वो लोग एडवांस करेंगे सेंट्रल प्लेन्स के किंग हाई में, जो कि जैनसू के बॉर्डर के साथ ही मिलता है। ये लोग वहाँ पे ना जा करके आए हैं सिचुआन में, जो कि पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ रास्ते और बड़े बड़े माउंटेन से भरा हुआ है। आखिर क्यों वो कल्टिस्ट सिंजियान से इतनी दूर सिचुआन में आ रखे हैं और सिचुआन को ही एक लॉन्च पैड बनाने की सोची है, जबकि इसमें उनके लिए ये भी रिस्क है कि वो लोग कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो सकते हैं टिबेटियन मार्शल आर्टिस्ट के साथ। बड़ा हुसैन इस पे बोलते हैं क्योंकि हमारा जो टांग क्लैन है वो कमज़ोर है कुनलुन के किंग हाई सेक्ट से। पैट्रियाज ये सुनने के बाद बड़ा हुसैन को रोकने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जो बोलता है, अगर मैं आप सभी को सीधा सीधा बताऊं तो वो रीज़न जिसकी वजह से 9 सेक्ट 5 ग्रेट क्लैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो है जिस समय डिमोनिक सेक्ट कुनलुन के किसी भी सेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करता है तो फिर वहाँ के जितने भी ताओ सेक्ट होते हैं जो कि हेवनली ताओ और इमोर्टल ताओ को फॉलो करते हैं, जिनका कि नाम है वोडान, ईमाई और माउंट हुआ, वो सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं एक को रेस्क्यू करने के लिए। इस वजह से वो लोग 5 ग्रेट क्लैन से ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अगर यही घटना अगर टांग क्लैन के साथ होती है तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी क्लैन होगी जो कि आपको बचाने के लिए यहाँ पे आना चाहेगी। पैट्रियाज तो इस पे कुछ नहीं बोल पाता है, जो फिर अपना ग्रीटिंग वाला साइन बनाता है और बोलता है मैं आपको दोबारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है जो हुआई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रेट नैनगोम क्लैन। मैं आपको ग्रीट करता हूँ टांग क्लैन के पैट्रियाज। अब पैट्रियाज जैसा ही जो के ऑरा को सेंस करता है ये हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है बस थोड़े समय पहले ये बस एक छोटा सा मर्चेंट था जिसको कि वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है उसका थोड़ा सा नॉलेज था, लेकिन आखिर कैसे किसी एक ह्यूमन का ऑरा इतनी तेज़ी से चेंज हो सकता है। लेकिन फिर भी जो हुआई ने अभी जितनी भी बातें कही वो सारी की सारी बातें एकदम ही सही है। शाओलिन, वुडोंग, माउंट हुआ, कुनलुन, ईमाई, कोंगटेंग, जोंगजेंग, किंग चैन और हैंसेंग ये सारे के सारे सेक्ट बुद्धिस्ट और ताओइस्ट परंपरा के परिणाम थे, जिनमें से हर एक का अपना इतिहास और परंपरा है। इनकी ये सारी की सारी हिस्ट्री और ट्रेडिशन ताओइज्म से आती है, जिनके अंदर सेंस ऑफ होमोजेनिसिटी और सॉलिडेटरी होता है। जहाँ पर इतना ज़्यादा गहरा और दृढ़ अंडरस्टैंडिंग होता है वहाँ पे हमारे 5 ग्रेट क्लैंस को कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। अगर कभी भी किंग हाई के कुनलुन सेक्ट को हेवनली डीमन कासल उंगली भी करने की कोशिश करेगा तो मुरीम अलायंस और 9 सेक्ट अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करेगी और उनसे काउंटर करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिचुआन के टांग क्लैन के बारे में क्या, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स क्लैन है जिसने कि पॉइजन और हिडन वेपन्स का सहारा लिया था। लोग भले ही हमसे फेस टू फेस बात करने से डरते हैं हमारे बेकार रेपुटेशन की वजह से, लेकिन वो लोग हमारे पीछे बहुत सारी बातें करते हैं। और एडिशनली 5 ग्रेट सेक्ट वर्ल्ड के अफेयर से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रखा है और ये लोग अपने फेम को भी लेकर के बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेसिव होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 9 सेक्ट के बीच में यूनिटी होता है, वो लोग एक दूसरे से compete करते हैं इस टाइटल को लेकर के कि इस दुनिया में सबसे बेहतर सेक्ट कौन सा है। लेकिन ये बंदा जो कि दावा कर रहा है नैनगोम क्लैन का एक रिप्रेजेंटेटिव होने का, वो एक अलायंस का ऑफर कर रहा है टांग क्लैन के साथ। लीडर ये सभी बातें सोचने के बाद जो से बोलता है तुम्हारा मतलब ये है तुम लोग हमारे साथ मरने जीने को तैयार हो बस हमारे से आयरन ओर खरीद के ही, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे इस बात पे बिलीव भी कर लूँगा और मुझे इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तुमने जो अभी दावा किया नैनगोम क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव होने का वो भी अभी बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस बात है। जो ये सुन के बोलता है क्या तुम लोग इस बात के आदी हो चुके हो कि कोई भी तुम्हें गधा बना के चला जाता है? आखिर तुम इस बात पे भरोसा क्यों नहीं करते कि मैं नैनगोम क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जबकि ये बात सच भी है। पैट्रियाच बोलता है क्या तुम एक पुख्ता सबूत दे सकते हो? जो बोलता है एविडेंस। अगर मैं सोचूं तो इसके ये कहने का मतलब क्या था?
क्या मैं इसको अपना बिजनेस कार्ड दूं या फिर और कुछ जो कि मेरे पास होगा। जो ये सोचने के बाद अपने पास से हेवनली स्वॉर्ड प्लेग निकाल करके दिखा देता है नैनगम क्लैन का। पैट्रियाच हेवनली स्वॉर्ड प्लेग को देख करके बोलता है ये जो हेवनली स्वॉर्ड प्लेग है वो दिखाता है गुडविल और फ्रेंडशिप को, ये बिल्कुल भी ये नहीं बताता कि तुम्हारा पोजीशन क्या है नैनगम क्लैन में। जो बोलता है तो फिर आपको कौन सा ऐसा प्रूफ चाहिए। पैट्रियाच बोलते हैं ये कोई दूसरी स्टोरी होती अगर तुम मुझे रीजल स्वॉर्ड को देखने देते तो। जो बोलता है चलिए फिर ठीक है, क्या आप रेडी हैं मेरे मार्शल आर्ट को फेस करने को। पैट्रियाच बोलते हैं मैं बस तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी फ्रेंडली स्पारिंग नहीं होती जब यहाँ पे बात आती है टांग क्लैन के सीक्रेट वेपन्स की। क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि तुम हमारे क्लैन के लीथल टेक्निक्स को अपनी जान की दाव पे लगा करके हैंडल कर सकते हो। जो ये सुन के सोचता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, कोई ऐसा बंदा जो कि हिडन वेपन्स और पॉइजन का यूज़ करता है वो एक मार्शल स्पारिंग में तो शामिल होगा ही नहीं। बड़ा हुसैन इसके बाद पैट्रियाज से बोलते हैं पैट्रियाज आपको टांग क्लैन के तीनों डिवाइन वेपन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। पैट्रियाज जैसा ही तीनों डिवाइन वेपन्स के नाम सुनता है ये एकदम ही हैरान हो जाता है। फिर हमें इन वेपन्स के बारे में बताया जाता है जिसमें से पहला होता है सोल एक्सटर्मिनेटिंग पॉइजन, दूसरा होता है स्काई एक्सप्लोडिंग टॉर्च, तीसरा होता है हेवनली स्टेल्थ फ्लाइंग डैगर टेक्निक। कोई ऐसा बंदा जो कि केपेबल है इन तीनों डिवाइन वेपन्स को एक साथ कंट्रोल करने का, उसको कहा जाता है मोनार्क ऑफ स्टेल्थ। इसके बाद बड़ा हुसैन और पैट्रियाच एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर बड़ा हुसैन बोलते हैं जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम अभी भी पॉइजन बॉडी के स्टेज तक नहीं पहुंचे हो क्योंकि तुम हेवनली स्टेल्थ तकनीक को मास्टर करने में ही कुछ ज़्यादा ही बिजी थे। तो इसीलिए अब जब तुम पॉइजन बॉडी के स्टेज तक नहीं पहुंचे हो तो फिर तुम सोल एक्सटर्मिनेटिंग पॉइजन को परफेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर मैं तुम्हें परमिट करता हूँ बाकी बचे हुए 2 वेपन्स को यूज़ करने का। पैट्रियाज बड़ा हुसैन के मुंह से ये बात को सुनने के बाद सोचते हैं क्या ये यंग मैन सच में लड़ाई में इतना ज़्यादा ही अच्छा है। अंकल सच में ऐसे कोई बंदे नहीं हैं जो कि बिना सोचे यूं ही कुछ भी बोल देंगे। अगर इन्होंने बोला है कि मुझे 2 डिवाइन वेपन निकाल लेना चाहिए तो ये बंदा सच में इतना ज़्यादा स्किल्ड तो होगा ही। पैट्रियाच ये सोचने के बाद वो टॉर्च वाले वेपन को जब पहनता है ये देख करके आसपास के लोग बोलते हैं स्काई एक्सप्लोडिंग टॉर्च ये एक ऐसा वेपन है जो कि अनरेस्ट्रेन्ड रियलम वाले मार्शल मास्टर को भी खून से नहला देता है। पैट्रियाच फिर वेपन को पहन लेने के बाद बोलते हैं अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो बोलता है आपके 5 अटैक से बचना तो यूं हलवे वाली बात है। पैट्रियाच जो को चिल करता देख करके अपने मन में सोचते हैं लगता है इसने टांग क्लैन के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है। अगर इसको हमारा एक छोटा सा अटैक भी लग गया तो ये पूरी तरीके से खून से नहला जाएगा, लेकिन इसको देख करके लगता है ये मेरे सारे 5 अटैक से बच जाएगा। पैट्रियाच ये सोचने के बाद अपने वेपन्स को सेट कर लेते हैं और बोलते हैं मैं रेडी हूँ। जो भी इस पे बोलता है चलिए फिर आ जाइए। पैट्रियाच ये सुनने के बाद अपने हाथों को खोलता है और वहाँ से बहुत सारे चक्कू जो की तरफ फेंक देता है बिल्कुल बड़ा हुसैन के जैसे। जो भी इस पे उन सभी चक्कुओं को ब्लॉक करता है और पैट्रियाच को ऊपर अटैक करने को चला जाता है, लेकिन पैट्रियाच हेवनली स्टेल्थ ट्रांसपोजिशन का यूज़ करके बच जाता है। जो ये देखते ही अपने स्वॉर्ड के अंदर QI भरने लगता है। पैट्रियाच ये देख करके जो के अटैक से बचने की तो कोशिश करता है लेकिन फिर भी इनको ये अटैक लग ही जाता है। पैट्रियाच फिर घायल हो जाने के बाद हवा में कूदते हैं और हेवनली स्टेल्थ फ्लाइंग डैगर टेक्निक फर्स्ट हाफ हेवन स्प्लिटिंग फ्लाइंग डैगर मिराज से जो के ऊपर अटैक कर देता है। जो भी इस पे अपने वाइट आइज को एक्टिवेट करता है और उन सभी चक्कूज को ब्लॉक करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद जब जो अपने वाइट आइज से उन सभी चक्कू को देखता है तो वो सारे चक्कू एकदम ही लाइन से आ रहे होते हैं। ये देख करके जो सोचता है क्या ये सारे चक्कू QI के हेल्प से कंट्रोल किए जा रहे हैं। क्या सच में इतने सारे चक्कुओं को एक साथ QI से कंट्रोल करना पॉसिबल भी है। यूजुअली एक सिंगल फ्लाइंग डैगर को भी कंट्रोल करने में एक बहुत ही गहरा कंसंट्रेशन चाहिए, तो फिर कैसे ये QI वाली टेक्निक 100 से भी ज़्यादा फ्लाइंग डैगर्स को मैनिपुलेट कर पा रही है।
ये क्या ही बकवास सी बात है। जो ये सोचने के बाद ना चाहते हुए वही वॉइड डाइवर्टिंग वाली टेक्निक यूज़ कर लेता है। जो का भाई जैसे ही वो ब्लैक होल खुलता है वैसे ही सारे के सारे डैगर्स उसी में जा कर के चिपक जाते हैं जैसे कि वो कोई मैग्नेट हो। दूसरी तरफ पैट्रियाच की भी इस टेक्निक को यूज़ करने की वजह से हालत ख़राब हो जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाते हैं। पैट्रियाच फिर सोचते हैं क्या इस बंदे ने सच में सेलेस्टियल कैमोफ्लेज सिल्क को काट दिया, जो कि सिल्वर कैमोफ्लेज सिल्क से भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर होता है। और इसके ऊपर भी हेवनली स्टेल्थ डैगर जो कि एटर्नियम आयरन से बना हुआ था, वो सारे के सारे एक साथ जा कर के एक पे ही चिपक गए। मैंने पहले कभी इसके जैसी शॉर्ट टेक्निक के बारे में ना ही सुना ना ही पहले कभी देखा है। पैट्रियाच ये सोचने के बाद दोबारा से कुछ चक्कुओं को निकाल लेते हैं जो कि स्ट्रिंग से बंधी रहती है। जो ये देख करके बोलता है आप तो बहुत अच्छा खासा धोखा देते हैं। जो ये बोलने के बाद सोचता है मैंने ये सोचा था कि इनके पास कोई डैगर मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक होगी, लेकिन किसने ही ये सोचा होगा कि इनके पास एक हिडन डिवाइस रखा हुआ है। इन्होंने जो मुझे नज़रों का धोखा दिया वो एकदम ही परफेक्ट था। पैट्रियाच इसके बाद जो से बोलते हैं वो शॉर्ट टेक्निक तुम्हारी कौन सी थी? मुझसे ये मत कहना कि नैनगॉम क्लैन ने इतनी ज़्यादा मुश्किल शॉर्ट्समैनशिप को परफेक्ट कर लिया। जो बोलता है अच्छा आप मेरे लास्ट मूव के बारे में बात कर रहे हैं। पैट्रियाच बोलते हैं तुम ऐसे पहले मार्शल आर्टिस्ट हो जो कि मेरी पूरी ज़िंदगी में स्काई ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्लेम्बोयंट रेनफॉल को रोक पाया है, तो इसीलिए मुझे बताओ तुम्हारी वो शॉर्ट टेक्निक का नाम क्या है? जो पैट्रियाच की बात सुन के हैरान होते हुए बोलता है आपका मतलब ये है आपने जो भी टेक्निक यूज़ किया वो था स्काई ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्लेम्बोयंट रेनफॉल। ये टेक्निक सच में अपनी रेपुटेशन के वर्दी है। इस टेक्निक की जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी वो डार्क हेवन ग्रैंड असैसन के टेक्निक से भी ज़्यादा थी, जो कि खुद भी एक अनफैथमेबल रियलम का मार्शल मास्टर है। जो ये सोचने के बाद पैट्रियाच से बोलता है ये मार्शल आर्ट शॉर्ट टॉम का है। पैट्रियाच बोलते हैं शॉर्ट टॉम? कौन सा शॉर्ट टॉम? जो बोलता है मेरे जो मास्टर हैं वो एल्डर स्वॉर्ड गॉड हैं। पैट्रियाच स्वॉर्ड गॉड का नाम सुनते ही हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है स्वॉर्ड गॉड एक लेजेंड जिसके कि मार्शल आर्ट सिर्फ और सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सिंगल एविडेंस तक नहीं है जिससे कि पता चले उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है भी या फिर नहीं, लेकिन फिर भी ये बंदा क्लेम कर रहा है ये स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है बस इसी तरीके से। हालांकि ये मानने वाली बात है इसकी जो स्वॉर्ड्समैनशिप थी वो इतनी ज़्यादा रिमार्केबल तो थी ही जिससे कि ये जियांगू में एक मिरेकल कहला सके, लेकिन स्वॉर्ड गॉड की जो टेक्निक होती थी वो खुद में एक डाइवर्टिंग स्पेस बना लेती थी। उतने ज़्यादा स्पेस कंप्रेशन की वजह से इवन इटर्नियम का जो आयरन है वो भी एकदम हेल्पलेस बन गया। तो फिर वहाँ पे क्या होता अगर एक पर्सन होता तो? इसके बाद हमें बुढ़ऊ सैन का सीन दिखाया जाता है जो कि कपकपाते हुए बोलते हैं तुमने कहा कि तुम स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल हो? जो ये सुन के बोलता है एक्सक्यूज़ मी, लेकिन आप हमारे डीपली एंटरटेनिंग मार्शल क्लास को इतना ज़्यादा इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? क्या हम आपके लिए रुक जाएं? बुढ़ऊ सैन इस पर घबराते हुए बोलते हैं नहीं 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 नहीं, तुम लोग कैरी ऑन करो कैरी ऑन करो। पैट्रियाच इसके बाद बोलते हैं तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम एक स्वॉर्ड गॉड के डिसेंडेंट हो? जो अपने वाइट आइज के साथ बोलता है हाँ मैं हूँ, फिर एकदम खतरनाक सा ऑरा रिलीज करता है। पैट्रियाच ये देख करके सोचते हैं अब तो इसकी जो प्रेजेंस है वो पहले से भी भारी और बाउंडलेस लग रही है, हेवनली डीमन कासल के ग्रेट कल्ट लीडर से भी ज़्यादा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपना खून पसीना फ्लैश ब्लड सब कुछ लगा दिया, हग मूद दिया, लेकिन फिर भी मैं अनरेस्ट्रेंड रियलम के पीक तक ही पहुंच पाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बंदा आखिर कैसे अनफैथमेबल रियलम तक अभी ही पहुंच चुका है। ये सच में बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग वाली बात है, एक अनफैथमेबल लेवल का बंदा 5 अनरेस्ट्रेन लेवल के बंदे को संभाल सकता है। लेकिन फिर भी टंग क्लेंस की जो सीक्रेट टेक्निक है वो यूं ही रियलम्स के ऊपर तो क्लासीफाई नहीं की जा सकती। पैट्रियाच ये सोचने के बाद जो से बोलते हैं ये सच में सेम वाली बात है कि हमारे मार्शल क्लास के बीच में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अपने फ्लाइंग डैगर्स को दोबारा से प्रिपेयर कर सकता हूँ? ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है जिसको कि मैं मिस नहीं करना चाहता।
जो बोलता है आप कौन सी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पैट्रियाच बोलते हैं मैं ये चाहता हूँ कि टंकलैन के जो हमारे सीक्रेट हाइपोथेसिस थे वो मैं तुम पे टेस्ट करूँ, जिसको कि मैं जैसा ही पैदा हुआ उसके बाद ही मास्टर करना शुरू कर दिया। मैं उसकी एफिशिएंसी एक एब्सोल्यूट रियलम के मार्शल मास्टर के सामने चेक करना चाहता हूँ। तभी बीच में बुढ़ऊ सैन बोलते हैं पैट्रियाच मुझे हेवनली स्टेल्थ टेक्निक के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है वो चीज़ अभी आपके रीच से तो बाहर है, और उसके भी ऊपर अभी जो आपकी हाथों की हालत है उससे तो एकदम ही इम्पॉसिबल है। पैट्रियाच ये सुनने के बाद अपनी हाथों को तेज़ से पकड़ता है और बोलता है मुझे अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अंकल। जो भी इसके बाद बोल देता है चलिए ठीक है मैं आपके लिए वेट करूँगा। फिर अपने मन में सोचता है ये जो आइडिया है वो सच में जेन्युइनली यूनिक है। इनके ये जो फ्लाइंग डैगर्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है सिल्वर कैमोफ्लेजिंग सिल्क में क्यूआई को इन्फ्यूज़ करके, और जब एक बार में बहुत सारे डैगर्स को मैनिपुलेट किया जाता है एक अच्छे मैनर में तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट होता है फुल्ली क्यूआई बेस्ड टेक्निक से। अगर हम इंटरनल एनर्जी मार्शल पावर और इंटेंट के यूज़ के बारे में बात करें तो मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि पैट्रियाच अपने इंटरनल एनर्जी को किस तरीके से कंट्रोल करके इसका ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लॉसम रेनफॉल को यूज़ करेंगे। अब जो कि ये सोचने के साथ ही पैट्रियाच का भी चक्कू को इकट्ठा करने का काम हो जाता है। फिर जो से बोलता है चलिए ठीक है आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद, मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। जो भी इस पे बोलता है चलिए फिर ठीक है आ जाइए। पैट्रियाच ये सुनने के बाद अपने मुंह से खून खांसता है और हेवनली स्टेल्थ फ्लाइंग डैगर टेक्निक सेकेंड हाफ हेवन डिफाइंग डांस ऑफ मिराइड स्टेल्थ बीम से जो के ऊपर अटैक कर देता है। जो भी इस पे अपने वाइट आइज़ को एक्टिवेट करता है और उन सभी चक्कुओं से खुद को डिफेंड करने लगता है। लेकिन तभी पैट्रियाच एक डेविल वाली हंसी हंसता है और वही टॉर्च वाले वेपन से जो के ऊपर अटैक कर देता है। पैट्रियाच का वो अटैक उसी के सारे चक्कों को काटते हुए जाता है और जो के पैरों में सीधा जा कर के लग जाता है। और भाई जैसे ही वो पॉइजन जो के पैरों में लगता है वो एकदम ही तेज़ी में स्पाइडर के जालों की तरह जो के पैर में फैलने लगता है। अब भाई जो को पॉइजन लग चुका है, अब तुम लोगों को क्या लगता है जो के साथ आगे क्या होगा? क्या जो फाइट करेगा या फिर ये यहीं पर ही गिव अप कर देगा? ये तुम लोगों को जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तो भाइयों अगले एपिसोड का इंतजार करो। और भाइयों तुम लोगों को भी 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं। साल कुछ नहीं बदला, बस दिन बदल रहे हैं। विकास कुछ भी नहीं हुआ, घोटाले बहुत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसा भी है हमारा देश है। तो तुम लोगों को भी इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई जन्माष्टमी की भी एडवांस में शुभकामनाएं।